नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाले आदरणीय मयूर जानी साहब। स्वागत और अभिनंदन। बीएमसी के इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। कल जो हुआ उसने मीडिया को शर्मसार कर दिया। अब शर्मसार शब्द भी कम छोटा पड़ जाता है और उसके बारे में बार बार जिक्र करके खुद को भी शर्मसार करना। 10 बजे नतीजे कुछ और आए और सुबह तक एक तरफा जीत दिखाई गई। पता नहीं इस हिसाब से दिखाई गई कि होता क्या है, जैसे कोई 13 वोट से जीता, कोई 25 वोट से जीता, कोई 150 वोट से जीता। ऐसी जीतें अधिकारी भी कन्वर्ट कर देते हैं। और आपको बिल्कुल बात बताएं कि 114 सीटों पर बहुमत है और 118 सीटें गठबंधन को मिली हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 4 हैं। अगर वो मीडिया ने नैरेटिव सेट नहीं किया होता तो ये आंकड़ा 100 के आसपास भी रह सकता था। और फिर एक बार एग्जिट पोल एग्जिट हो गए और ठाकरे बंधुओं को बहुत कमजोर बताया गया। ठाकरे बंधुओं ने अपनी सल्तनत कायम रखी कि 25 साल के बाद फिर भी 1/3 सीटें ले ली। भाई 227 सीटें 70 के करीब उन्होंने ले ली, 7 21 210। फिर भी उन्होंने 1/3 सीटें पा ली। 25 साल की एक लंबी एंटी इनकमेंसी होती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा गढ़ मारा, तो बीजेपी पिछली बार भी 82 सीटों पे थी और अब उसके जो नेता हैं वो सर्वशक्तिमान है। पार्टी ने विकराल बहुमत लिया था महाराष्ट्र में। लग रहा था कि ठाकरे जी भी 20 सीटों पर सिमट जाएंगे। झटका मिला तो शिंदे को मिला, जिनकी बड़ी विधानसभा सीटें और वो 29 सीटों पर सिमट गए। झटका मिला तो अजीत पवार को मिला, जिन्होंने आज आकर एक घोटाले का जिक्र कर दिया है। और अभी अभी ब्रेकिंग खबर में कहीं पढ़ रहा था कि दोनों मुख्यमंत्री किसी होटल में उप मुख्यमंत्री बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर मुझे लगा कि भाई से बात की जाए। क्या है ये सब? मीडिया ने इतना नैरेटिव क्यों गढ़ा? क्या मीडिया अगर नैरेटिव गढ़ना कम कर दे तो फिर भाजपा का तिलिस्म हिलना शुरू हो जाएगा? भाजपा अंदर से बेचैन है। क्या एक मीडिया और चुनाव आयोग के जरिए ही ये सब ताना बाना बुन रही है? तो मेरे भाई, पहला मेरा सवाल मैं आपसे शुरुआत यही करूंगा कि बीएमसी के चुनाव में कल मीडिया ने जो 1-2% साख रह गई थी वो भी खो दी और इस चुनाव को गलत तथ्यों से प्रस्तुत क्यों किया? मिश्रा जी नमस्कार। आपको, हमारे सभी दर्शक परिवार के सभी दोस्तों को नमस्कार। नहीं, मीडिया की साख कहाँ गुरु 1-2% बची थी। मीडिया की साख तो वैसे माइनस में जा रही है। वो 7 तरह के कुछ है ना, पाताल कहते हैं, तलातल, रसातल, ये सब जो है उसमें सनातनी जो बहुत पक्के सनातनी है उसको ठीक से बता पाएंगे। वो उस दिशा में है, वो माइनस में वो जो है वो अधोगति की ओर जा रही है। तो वो तो खैर अब वो बची नहीं है। मजे की बात आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं भी कल, जो हमारे दोस्त हैं मुंबई के बहुत तेज तर्रार और बड़े युवा पत्रकार हैं, शोहित मिश्रा जी, आप जानते होंगे, उनसे मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। और क्योंकि मैं मुंबई में काम कर चुका हूं तो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि खबर बताते रहते हैं। समझ में ये आ रहा है कि जैसे आपने कहा, केंद्र सरकार मोदी साहब की, राज्य सरकार मोदी साहब की, ठीक है। अब धन्ना सेठ, जो कि राज ठाकरे ने वीडियो 5 मिनट का दिखाया था, ये गौतम भाई 2014 से पहले क्या थे, उनका उद्योग समूह, उसकी औकात या हैसियत कितनी थी, और 2026 आते आते देश में गौतम भाई की जो कंपनी है उनकी हैसियत क्या बन चुकी है। आप जानते हैं धारावी का प्रोजेक्ट उनको चला गया है। एक और नया पोर्ट उनको देने की बात जो है, डेवलप करने की बात हो रही है। नवी मुंबई और मुंबई का पुराना एयरपोर्ट तो उनके पास है ही। और भी बहुत कुछ जो है, मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर लग रहे हैं वो ठेका भी उन्हीं के पास है।
मुंबई, हम सब जानते हैं कि देश का आर्थिक कैपिटल है, राजधानी है। वहां पे कैसे भी करके कब्जा करना, ये मतलब जीने मरने का सवाल पैदा हो जाता है इनके लिए। तो वो उन्होंने पूरी तरह से धनबल, बाहुबल और दंड, मतलब वो भेद भी किया ना उन्होंने। देखिए, भेद का भी उपयोग किया उन्होंने। शिंदे से भी उन्होंने लोग तोड़े, शिंदे की शिवसेना से भी तोड़े, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़े। मतलब जी, आओ भैया, तुम भी जो है, तुमको भी थोड़ा फायदा करवाते हैं, हमारे साथ बैठे हो तो तुमको भी तो लाभ मिलना चाहिए कि हमारे साथ बैठने का अंजाम क्या होता है। वो सब कुछ किया उन्होंने। मतलब कि वो हर चीज जो उनके उनके पास है अपने तर्कश में, और क्योंकि इनके तर्कश में जो है वो देश में अभी किसी के पास नहीं है। चुनाव संस्थान उनके हैं, जांच एजेंसियां उनके पास है, हर चीज उनके पास है। और सुप्रीम में जाओ तो कोई अभी तो सुनवाई है नहीं इस वक्त, आप सब, हम सब देख रहे हैं। तो क्या क्या नहीं है इनके पास। उस सब चीजों के बावजूद भी, जैसे आपने कहा, गठबंधन जो है इनका, ये भारतीय जनता पार्टी का, वो 118 तक पहुंच पाया। और एग्जिट पोल जो है वो तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे, 140, 150 या 160 या कोई पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था। तो अब वो तो नहीं हुआ, तो कैसे भी करके, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इसको दोहराना चाहता हूं कि 82 सीट्स थी 17 में भारतीय जनता पार्टी की, और इतने तामझाम, और बताया जा रहा है कि एक एक वार्ड में एक एक कैंडिडेट ने वो शोहित भाई कह रहे थे कल मुझे, 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए सर। क्या एक सर? एक कैंडिडेट, पांच सर, बड़ी पांच बड़ी करोड़ रुपये। बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं कि इसे ये मुझे दर्शकों को कल समझना चाहिए। बड़ी मुझे गंभीर है। मुझे शोहित मिश्रा जी ने कल बताया, कहा कि भाई मयूर भाई, 5-5 करोड़ रुपए एक एक कैंडिडेट ने खर्च किए। भाई 74,000 करोड़ की बजट का वाला, तो ये बताया जा रहा है एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, बृहद नगर पालिका है महानगर पालिका। इतना बड़ा बजट, तो इतने पैसे खर्च हुए। इस सब के बावजूद, साम दाम दंड और भेद, हर चीज के इस्तेमाल के बाद भी इनका गठबंधन 118 तक पहुंचा। और भारतीय जनता पार्टी 82 से बढ़कर 88 है मेरे ख्याल से, कुछ 6 सीटें बढ़ा पाई। ये सब अखाड़ा में जो ये कुश्ती, दूरा कुश्ती एक तरह की गई, उसके बावजूद भी इतना ही कर पाए। तो अब ये हार किसकी और जीत किसकी, ये तो आप सबको, संजय राउत ने बड़ा सही कहा। संजय राउत ने यह भी कहा है कि इसको कोई गारंटी ना मान ले कि अब सत्ता में चिटके रहेंगे। बोले शिंदे साहब को भी पता है और अब अजीत पवार को भी पता है कि उनके इस्तेमाल किए जाने की एक्सपायरी डेट आके चली गई है। तो अभी उनका कोई भविष्य है नहीं है, उनको नहीं पता। और बोले लगभग लगभग बिल्कुल ना के बराबर है, तो उनको भी दूध में से मक्खी की तरह अब आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में फेंक दिया जाएगा। तो ये सब बातें अब हो रही है, और ये लोग बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर वहां पे उभरे हैं। कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी संगठन की जो खामियां हैं उसको देखते हुए, उसको अगर मद्देनजर रखे, तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। AIMIM का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के बाद हर राज्य के चुनाव में बेहतर होता जा रहा है। इसको आप समझने की कोशिश करें। क्या अचानक से, क्या क्या आप ये मान के चल रहे हैं युवा जो मुसलमान वोटर है वो अब ओवैसी की तकरीर पर पूरी तरीके से ओवैसी की तरफ जाने को तैयार है? उसे भी लग रहा है कि मेरे समाज का नेता ताकतवर होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारा वोट तो सब चाहते हैं, वो चाहे कोई भी सेकुलर नेता हो। लेकिन जब हम पर कोई गाज गिरती है तो कोई सेकुलर नेता हमारे पोस्ट लिखते वक्त भी मुसलमान शब्द शेयर करने से बचता है। बड़ा रोचक और रसप्रद सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे जहन में इसका जो एनालिसिस है वो जो है, मैं बताता हूं। अब भाई जो सुन रहे हैं हमारे दर्शक, उनको अच्छा लगे तो अच्छा, ना लगे तो अब मुझे वापस कर दें। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं, ये मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 1.5 साल से, 2 साल से, और उससे पहले भी देख रहा था, उसके बाद भी देख रहा हूं।
देखिए ऐसा है मिश्रा जी कि इस देश में अब्दुल जो है ना, उसकी तो चूड़ी होनी चाहिए टाइट, ठीक है। इस देश में ऐसा है कि हर कोई जो है वो अब्दुल को टाइट करना चाहता है। अब अब्दुल कहां जाए? कांग्रेस के पास अब तक था या तो प्रादेशिक पक्ष जैसे समाजवादी पार्टी या तो आरजेडी के साथ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मोदी और शाह साहब को ये लगता है कि नहीं, बसपा के साथ, सपा के साथ, आरजेडी के साथ, टीएमसी के साथ नहीं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रादेशिक पक्ष जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्योंकि मुसलमान हमारे जो है उनके साथ ज्यादा उन पर भरोसा करते हैं, तो वो वोट चला जाता है इन रीजनल पार्टीज को, जो कि अपने अपने प्रदेश में सत्ता में आने का दमखम रखती है और कहीं सत्ता में है भी। तो क्यों न एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हवा मिले, या तो उनको उस पार्टी के पौधे को ठीक से खाद और पानी मिले, ताकि पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट जो है वो सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी या और कोई भी आप रीजनल पार्टी पकड़ ले, उनके बजाय एआईएमआईएम की तरफ वो जो है वो ढल जाए, तो इससे बड़ी आसानी हो सकती है। जैसे मुंबई में हम लोग देख रहे हैं अभी 9 सीटें, शायद मेरे ख्याल से 9 सीटें मिली हमको। तो मुझे लगता है कि जो भी मैकेनिज्म सेट किया जा रहा है, मैं ये देखिए इस बात से ये मतलब बिल्कुल ना निकालें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के मेरिट पर मैं कोई शंका कर रहा हूं या मुझे कोई उनके चरित्र पर कोई मन में सवाल है ना, ऐसा नहीं है। मैं ये एक भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह साहब की रणनीति जितना मैं समझता हूं, मैं उसको समझते हुए बात कर रहा हूं कि एक तरह से एक ऐसा माहौल या एक तरह की ऐसा मंच बनाने की कोशिश की जा रही है कि एआईएमआईएम को के नेचुरल वोटर्स देश के सभी प्रदेश के मुसलमान होने की ओर चले, ताकि ये जो प्रादेशिक पार्टियां जैसे सपा चैलेंज कर सकती है, आरजेडी कर सकती है, टीएमसी कर सकती है, ये लोग जो हैं इनके पास से बहुत बड़ा ये जो बेस है मुस्लिम वोट का, वो फिसल कर वो सरक के चला जाए एआईएम के पास। तो एआईएमआईएम जो है वो कभी एक मुस्लिम वोट सेंट्रिक पार्टी हो जाए, ये सब लोग इन वोट से चले जाए, मतलब उनसे जो है वो दूर हो जाए। इस वोट का पॉलिटिक्स जो है देश का, उसको फिर वो मुसलमान को गाली दिया कीजिए। एआईएमआईएम कभी देश में सत्ता में आने के काबिल तो हो नहीं पाएगी, राज्यों में भी अपने दम पर सत्ता में आने पर सत्ता में भागीदार होने के काबिल हो नहीं पाएगी, क्योंकि सिर्फ मुसलमान के वोट से थोड़ी आप सत्ता पाएंगे किसी भी राज्य में। तो वो एक ध्रुवीकरण भी हो जाएगा। ये सब प्रादेशिक पक्ष जो मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता में चैलेंज करते हैं, उनका भी जो है काम तमाम हो जाएगा, और हिंदू तो खतरे में रहेगा ही रहेगा। तो मुझे जो लग रहा है, ये समीकरण आपने पूछा तो थोड़ा लंबा जवाब मैंने दिया, लेकिन मेरी समझ, पॉलिटिकल सेंस जो है या मेरा जो विश्लेषण है, वो ये कहता है कि एक हवा या एक दिया जा रहा है खाद पानी, ताकि मुसलमान सब एआईएमआईएम की तरफ चले जाए, प्रादेशिक पक्ष उससे महफूज हो जाए, महरूम हो जाए, और बीजेपी का और मोदी साहब का जो ये हिंदुत्व है वो ऐसे ही लगातार चलता रहे। लेकिन मुसलमानों से फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकली, क्योंकि वो वोट एक जगह जाएंगे जो ना कहीं यहां सरकार बना पाएंगे ना वहां सरकार बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वोट को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, जो वोट एक जगह इकट्ठा हो रहा है उसे रोका जाए। लेकिन इससे तो सबका नुकसान होगा आने वाले दौर में। जो लोग कह रहे हैं कि संविधान कैसे बचेगा, कि कल कोई फिर मुझे समझ में ये आता है कि जो संविधान कहाँ, संविधान तो हम दिखावे के लिए हमको दिख रहा है, लेकिन बताइए वो कैसे हो सकता है कि किसी चुनाव आयुक्त को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी जाए कि आपके खिलाफ जीवन भर कभी कोई मुकदमा या कोई केस हो ही नहीं सकता? कौन सा संविधान कहता है ये? किस संविधान की बात कर रहे हैं? उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ज्यादा सुरक्षा या राष्ट्रपति के बराबर की हैसियत एक तरीके की मैं तो मानूंगा इसे। तो यही तो है, और क्या है? मुझे तो उससे भी बढ़कर लगता है, क्योंकि वो ओहदा, वो पद राष्ट्रपति का तो नहीं है, एक चुनाव आयुक्त है, वो इलेक्शन कमिश्नर है वो।
और कोई हैसियत नहीं है। वो राष्ट्रपति थोड़ी है, वो प्रधानमंत्री तो है ही। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी सर अगर वो सबूत और सब हैं और वो साबित होता है तो इम्पीच किया जा सकता है उसको, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। हाँ, मर्यादाएं हैं बहुत सारी, लेकिन उन मर्यादाओं के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। इनको आप छू नहीं पाओगे कभी। ये कानून इन्होंने जो है ये बना दिया है। तो अब क्या करें, हम किस संविधान की बात करें। आप अभी हमारी बातचीत शुरू होने से पहले कह रहे थे कि 14 साल का कोई लड़का है उत्तर प्रदेश में, छोटे छोटे वीडियोस बनाता है, सरकार को सवाल पूछता है, उसके ऊपर आपने बताया कि उस पर जो है वो एफआईआर हो गई, गिरफ्तार किया क्या उसको? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया, कर लेंगे। अब वो उस पर एफआईआर होने के बाद जो ऐसे बच्चे जागरूकता, बच्चे कुछ पढ़ाई में उतर रहे हैं, क्योंकि अब स्कूल तो बंद हो रहे हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, लगातार बंद किए जा रहे हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, घर पर कोई कार्ल मार्क्स की, कोई अंबेडकर जी की सब किताबें ले आए हैं। अब कोई अध्ययन करता है, कोई गुल्ली डंडा खेलता है। तो जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उन लोगों की अब रुझान यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक वीडियोस की तरफ निकला है, क्योंकि अब हर आदमी सोचता है जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कोई कमाई का जरिया अगर हम 18 वर्ष की उम्र तक जाएं और हमारा बन जाए, तो लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब आकर्षित हो रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ करेंगे तो उसमें अब इस समय लोग सरकार से सवाल सुनना चाह रहे हैं। सरकार से 10 वर्ष वाहवाही सुन ली, अब वो जानना चाहते हैं कि इन 10 वर्ष में सरकार ने हमें दिया क्या, हमें प्रोवाइड क्या कराया। क्योंकि एक पेशेंस होता है हर व्यक्ति का। अच्छा, पिछली बार जो सीटें घटी हैं, लेकिन सवाल ये है मयूर भाई, 240 सीटें पर आने के बाद क्या हुआ है? उसके बाद भाजपा को कि चुनाव नहीं हार रही है, हर जगह फतेह। वो तो जम्मू कश्मीर है ना सर, महाराष्ट्र का ही, चलिए महाराष्ट्र का ही उदाहरण ले लेते हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 48 सीटें हैं लोकसभा की, 48 है। और जहां तक मुझे ठीक से याद है 31 सीटें जो है वो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीती थी। तो वहां सुपड़ा साफ हुआ, उनका बड़ा धक्का लगा था। ये जो मिशन 400 पार का था, उसमें इनका महाराष्ट्र ने भी बड़ा वो दिया था। अब फिर देखिए उसके बाद 6 महीने में चुनाव हुए विधानसभा के, और पासा कैसे पलट गया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब खेलने वाला सामने अगर शकुनी हो और अगर आपको चौसर खेलना हो, तो शकुनी की तो आदत है कि वो पासे अपने ही लेके आता है। वो पासा डालता है तो अपने पासे होते हैं, है ना। तो अब 6 महीने में पूरा चित्र बदल गया। वही मुंबई, वही महाराष्ट्र जो 48 में से 31 विपक्ष को दे रहा था, वही महाराष्ट्र जो है उन्होंने बम्पर बहुमत से बीजेपी को जिता दिया। 6 महीने में क्या चमत्कार हुआ? 6 महीने में क्या ऐसा हो गया कि अचानक से लोगों का मूड बदल गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुंबई में हो चुका। तो वही हो रहा है जो मुंबई में, जो महाराष्ट्र में हुआ वही हरियाणा में हुआ, वही सर उधर यहाँ पे अपने ये कौन सा वाला हमने देखा, वो बिहार में हुआ। वही सब तो हो रहा है सर। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हमने देखा क्या क्या हुआ। ऐसे बिहार के तो जो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने रिपोर्ट निकाली, वो बहुत गजब की रिपोर्ट है। कैसे स्टोलन मैंडेट है, मैंडेट कैसे चुराया गया है चुनाव होने से पहले ही। तो सर हर कितने वीडियोस देखे, कितने लोग देखे जिनके नाम कट गए हैं, किनके मतलब या तो इतने दूर नाम डाल दिए गए हैं कि वो मुंबई में सर कहीं एक छोर से दूसरे छोर जाना बड़ी कठिन बात है। मुंबई में मैं अपने ऑफिस से सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर रहता था, लेकिन मैं बाय रोड ऑफिस पहुंचता था, मुझे पौना घंटा लगता था। 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। तो ये मुंबई है सर। तो यहाँ अब आपको डाल दिया दूर कहीं आपका नाम, जैसे बहुत लोगों के साथ हुआ। भाई कैसे वोट करने आपका आपका तो एक लंबा अनुभव रहा, कई इलेक्शन आपने कवरेज किए। आपको लगता है कि वोटर बूथ पे जाए और उसे पता लगे कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मैं यहाँ वोट नहीं डाल सकता, वो जहमत उठाए कि दूसरी जगह जाए? मैं एक जानकारी चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं जाएगा। फिर वो नहीं जाता है ना। वो वैसे भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को मोटिवेट करता है इस देश का वोटर कि चलो यार जाते हैं और वोट डाल के आते हैं। बड़ा उसको मतलब अपने आप को
मोटिवेट करना होता है। फिर वो जाएगा, अब वहां जाके उसको पता चले कि अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, अब वो पता चला कि 10, 15, 20 किलोमीटर कहीं और जो है इस बार बूथ में नाम है, वो क्यों जाएगा सर? वैसे भी जो है वो देख रहा है कि चुनाव में क्या वोट डालने के बाद भी वो वोट तो कहीं और ही जा रहा है। नहीं तो क्या वोट प्रतिशत इसी वजह से घटा भाई महाराष्ट्र? वोट प्रतिशत तो मैं कहता हूं कि जो जितने वोट, देखिए ये तो माया जाल रची गई है ना, ये मैट्रिक्स है। नहीं सर, सर मैं यहाँ पूरा एक सवाल ले लीजिए। वोट प्रतिशत घटने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो लोगों को ये लगने लगा कि वोट किसी को दे के आओ, वोट तो वहीं जाता है, और उनके अंधभक्त ये कहते भी हैं कि मोदी है तब तक कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। लोग कहते हैं ईवीएम है ना, क्या वोट डाल के करोगे? तो क्या इसका भी असर है? उस चीज का भी असर है, क्योंकि हमने तो देखा ना ये विधानसभा चुनाव में, तो महाराष्ट्र से ही वो बात आई थी, वो गांव का नाम भूल गया मैं, कुकरबाड़ा या ऐसा कोई गांव था, है ना, वहां इन लोगों ने, जीता हुआ उम्मीदवार एनसीपी का कहता है कि ये वोट मुझे कम मिले हैं, ये ज्यादा मिलने चाहिए, यहाँ बैलेट से वोटिंग करवाओ। तो इन लोगों ने जो है वो एक डमी बैलेट वोटिंग शुरू भी करवाई, तो कर्फ्यू डाल दिया गया उस गांव में, मॉक कराया। मॉक पोल कराया था, तो वो डाल दिया गया कर्फ्यू। तो ये तो हो चुका है, हम देख चुके हैं, महाराष्ट्र में ही हुआ है ये। तो भरोसा तो खैर नहीं है आम जनता को, ज्यादातर जिनके जिनके जो नींद से जाग उठे हैं या जो पहले से जागे हुए थे, जो इस माया को बहुत करीब से देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको तो पता है कि इसमें मय दानव की माया जाल है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दिखता कुछ है, होता कुछ है और मिलता कुछ है आपको। तो ये एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरह से यहां भी दिल्ली, एक पता है आपको, एक ऐसा उपकरण लगाया गया मुंबई में, वो नया उपकरण है और इस बारे में किसी से बात नहीं की गई। हम देखते हैं कि वीवीपैट लगता है ना मिश्रा जी, जी। वीवीपैट लगता है, इस बार यहां नहीं लगा। अच्छा। यहां तो PAD यू करके कोई नया कोई लगा मशीन वहां पे, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो क्या कर रहा है, क्यों लगाया गया, नो एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं, वो लगा दिया गया सब मशीन में। बताया गया कि इसको PAD-U कहते हैं, बस आप अब करते रहो। वो वोटिंग हुई और फिर आप देख रहे हैं नतीजा हमारे सामने है। मतलब ये जहमत भी नहीं है। अब संविधान की हम लोग बात करते हैं, आपने याद दिलाया, मैं भी दिन भर संविधान संविधान करता रहता हूं, लेकिन फिर मन में सवाल उठता है कि वो पालन कहां हो रहा है। अगर वो PAD-U नाम का कोई उपकरण लगाना है तो उस बारे में पॉलिटिकल पार्टीज के और पार्टीज के कैंडिडेट्स को कहीं कोई इत्तला दी गई? नहीं, लोग कहते हैं नहीं, और लगा दिया गया वो। अब बताइए क्या करोगे? और उस सब करने के बावजूद भी एक गठबंधन 118 तक पहुंचा है। अब आप समझ रहे हैं कि क्या, किस लेवल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ वाली वोटिंग हुई होगी, कि हर चीज को उल्टा सुल्टा करते करते भी मुश्किल से यहां तक पहुंच पाए, जैसे कि लोकसभा में हर चीज करते करते भी 240 तक ही पहुंच पाए थे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और फिर भी सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। अब इनको तो घूमना ही है, इनका तो क्या करें, ये तो घूमेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है सर, मुंबई इलेक्शन की वास्तविकता ये है। मयूर भाई, जो मुंबई इलेक्शन हुआ उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम एक होटल में बंद हैं, वो ना किसी से मिल रहे हैं ना किसी से बात कर रहे हैं। क्या होगा? बड़ा, अब देखिए महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। जब ये हुआ था ना, मैं था वहीं था मुंबई, जब ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का जो नेचुरल अलायंस था वो टूटा और महाअघाड़ी की जब सरकार बन रही थी, देश में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा, लेकिन मेरी नजर के सामने हुआ था और मैंने खुद उसको रिपोर्ट किया था। मैं संपादक था, लेकिन मैं फील्ड में जाकर रिपोर्ट कर रहा था और मैं लिख रहा था। और मैंने ही सबसे पहली खबर लिखी थी, जो ऑन रिकॉर्ड है, कि अब ये गठबंधन होने जा रहा है जो काफी अननेचुरल है, लेकिन ये होगा और सरकार ये लोग बनाएंगे। वो जो हुआ भी, तो खैर उसमें क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा हूं, किस्सा याद आ गया तो मैंने बता दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि महाराष्ट्र में कुछ आप अपनी सोच से परे होता हुआ कभी भी देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि दो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं वो
हैं, कहीं बैठे हुए हैं सब। मौजूदा मौजूदा हाँ मौजूदा हाँ दिनों में। मौजूदा, हाँ मौजूदा, मतलब हाँ मौजूदा, हाँ बिल्कुल, सॉरी। अब वो कहीं बंद कमरे में बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से ताश तो नहीं खेल रहे होंगे, ताश तो नहीं खेल रहे। नहीं, अजीत पवार ने तो आज भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया है। फिर तो ताश हाँ, नहीं खेलेंगे। बड़ा आरोप लगाने के बाद अगर सरकार पर आरोप लगा दें और उसी सरकार का हिस्सा हो। क्योंकि अजीत पवार ने ये देख लिया कि 70,000 के घोटाले के आरोप से बचने बचने के चक्कर में उन्होंने अपनी रही सही जो जो जमीन, पॉलिटिकल जमीन थी, इस बृहद नगर पालिका चुनाव में वो भी गंवा दी। तो उनको अब समझ में आ रहा है कि ऐसे ही रहा तो ये तो हम तो खत्म, हमको तो कच्चा चबा के थूक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। भाई भाई, तो एक अंतिम सवाल मैं इसी में जोड़ूंगा। आपने पीडीपी का हाल देखा? जी आपने दुष्यंत चौटाला हरियाणा का हाल देखा? जी नीतीश कुमार थोड़ा अपना बुद्धि से काम अलग से ले गए और केंद्र में सरकार उनके ऊपर है, इसलिए नीतीश कुमार को थोड़ी राहत है। आपने रेड्डी का हाल देखा आंध्र प्रदेश में? आपने नवीन पटनायक जो हर सरकार में अपना समर्थन रखा, राज्यसभा से लेकर लोकसभा, वो नवीन पटनायक कल अखिलेश जी से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, हमें लॉलीपॉप दिखाया गया कि आपके साथ। आखिर जो नड्डा ने कहा था पटना की एक बैठक में कि हमें जी क्षेत्रीय दल खत्म करने का वक्त आ गया, फिर भी ये क्षेत्रीय दल नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या है? सर, ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ना, हमारे हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड है। उनको लगता है कि पहले थोड़ा तोड़ जोड़ करके ये रास्ता निकाल दे, क्योंकि करप्शन में हर कोई लीन है, भ्रष्टाचार में हर कोई लीन है, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूध का धुला हुआ है। अब जब उनको पता है कि भाई अब सरकार में बैठे हैं, कुछ ना कुछ निकालेंगे, जेल जाना पड़ेगा, और पॉलिटिकल करियर ये लोग तो बड़े क्रूर स्वभाव के हैं, बंद भी कर देंगे, तो ये डर जो है वो उनको इतना सताता है, क्योंकि हर कोई जो है कुछ ना कुछ गफला करके तो बैठा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसने अपने दामन पे दाग लगाया हुआ है, उसमें कोई दो राय मुझे नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि सब जो है उनके दामन जो है वो दागदार है। तो डर लगता है इनको, तो शॉर्ट साइटेडनेस है और डर है। तो इसलिए जानते, मैं नहीं मानता कि ये नहीं जानते कि खत्म हो जाएंगे हम लोग, लेकिन उनको लगता है कि कुछ रास्ता आगे निकाल लेंगे, पहले अभी बच लेते हैं, थोड़ा बचा जाए फिर कुछ रास्ता निकालेंगे, और उस दौरान जो सत्ता की मलाई खाने को मिलती है तो खा लेते हैं, जितनी खा लें। और आप ये कहना चाहते हैं ये उसी कछुए की तरह अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, जब कोई बाधा आती है तो अपने हाथ पांव इकट्ठे करके अपने हाँ, शेल आवरण में में छुप चला जाता जाता, अपने आवरण में छुप जाता है। है। जी तो ये जी, वही कर रहे हैं और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है नहीं इनके नहीं पास। नहीं, या तो करें या मरें। तो बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात कही है कि ये AIMIM का उभार देश में एक नई राजनीति को ले जा रहा है। जिस खतरे से बीजेपी परेशान थी, उस खतरे को अंतिम दौर में ले जाने का प्रयास बीजेपी ने अब शुरू कर दिया है। वो ऐसे ही नहीं कहते हैं 47 तक रहेंगे या 2150 तक रहेंगे, हम 100 साल आगे और ले चलते हैं, लेकिन इस देश का वोटर तय तो करेगा एक दिन, वो चाहे सड़क पर उतर के करे या सड़क पर खड़े होकर करे। वोटर जिस दिन बदलने के मूड में आ गया, उस दिन कई देशों में हमने बदलते देखा। हमने श्रीलंका में देखा, नेपाल में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा, हमने अभी ईरान में देखा। सब जगह जनता जब विद्रोह पर उतरती है तो कुछ भी कर सकती है। मयूर भाई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।